नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पार्ट नंबर 10वां है दोस्तों, और हर एक प्रश्न आपके सिलेबस अनुसार है। और इसके पिछली क्लासेज आपने नहीं देख पाया है और पिछले पार्ट आपने नहीं देख पाया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। पिछली क्लासेज देखने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट करके सारी क्लासेज वहाँ पर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी पेडागॉजी के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और कल की क्लास का अंतिम प्रश्न था दोस्तों कि फाउंडेशन ऑफ मेथड के रचनाकार कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किलपैट्रिक जो हैं आपके फाउंडेशन ऑफ मेथड के रचनाकार माने जाते हैं, तो ये आपके किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ होना चाहिए। अगर कोई जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उस भाषा शिक्षण में मुख्यतः किस पाठ होना चाहिए। विज्ञान का पाठ होना चाहिए, संस्कृति का पाठ होना चाहिए, साहित्य का, या इन सभी का पाठ होना चाहिए। तो आप सभी लोग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ होना चाहिए। देखिए, अगर भाषा की कोई पाठ्य पुस्तक हो उसमें जो भाषा शिक्षण विज्ञान का भी महत्वपूर्ण है, संस्कृत का भी है और साहित्य का भी है, क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि दिल से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अंधकार से दूर करती है और हमें उस रास्ते पर ले जाती है, उस रास्ते तक पहुंचाती है जहां पर सक्सेस बोलते हैं। भैया सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है। शिक्षा की पूजा कीजिए और शिक्षा को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है। सुमन एक बालिका है जो बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, तो वह कभी विद्यालय नहीं जाती। उसका उदाहरण क्या होगा। यानी उसका जो है बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती है, इसका उदाहरण क्या होगा। कि सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, भाषा सीखने का है, भाषा में पिछड़ेपन का है, या भाषा अर्जन का है। तो सुमन ने बचपन में गुजराती जो भाषा है उसको क्या है, अर्जन किया है। ठीक है, ये क्या है, ये भाषा का अर्जन किया है, इसलिए सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय भी नहीं गई है, तो इसका कारण है भाषा का अर्जन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर दिल से लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। दोस्तों जो भाषा होती है वह अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। यह विचार देने वाले कौन है आपके, स्किनर मनोवैज्ञानिक हैं, लेओ वाइगोस्की हैं, या आपके चॉम्स्की हैं, या आपके जीन पियाजे जी हैं। तो दोस्तों भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार देने वाले और कोई नहीं आपके कौन से हैं भैया, स्किनर हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्किनर मनोवैज्ञानिक हैं और इनसे रिलेटेड स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोस्की, इनसे रिलेटेड आपकी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बाल विकास की क्लास भी आप लोग चैप्टर वाइज देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश भाषा की कक्षा में अक्सर लड़का को लड़का बोलता है, इसका कारण क्या है। आप लोग देखते होंगे हमेशा ये बचपन में हो जाता है कि बच्चे क्या हो, लड़का है, लेकिन आप शिक्षक शिक्षिका बोलेंगे लड़का बोले, तो लड़का क्या बोलता है, लड़का ही बोलता है। लड़का ड़ा ना बोल के रा बोल देता है। इसका कारण क्या है। रमेश जो है उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, या रमेश को उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, या रमेश बोलने में लापरवाह है, या रमेश उच्चारण का दोष है, या रमेश के जो है उच्चारण में दोष है। तो रमेश भाषा की कक्षा में जो लड़का को लड़का बोलता है, इसका कारण यह है कि यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। मातृभाषा नहीं कि उसके आसपास घर में लड़का को लड़का है बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में होता है, लड़का किधर गया ये बोलते हैं ना, तो शुद्ध नहीं बोलते हैं, लड़का बोलना चाहिए, तो लड़का बोलते हैं। जब लड़का बोलते हैं तो क्या होता है, इसके मातृभाषा का प्रभाव है। तो रमेश की भाषा की कक्षा में ये सारी चीज़ों को बोलना, ये मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है। आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं, भाषा प्रयोगशाला होती है। जो भाषा प्रयोगशाला है वह उच्चारण शुद्धिकरण के लिए होती है, वाचाल करने के लिए होती है, कलाकार करने हेतु, या बातचीत करने के लिए। आप लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक हैं, आप लोग सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं कि भाषा प्रयोगशाला होती है। तो भैया
शुद्ध जो बच्चे हैं, बच्चों को उच्चारण की जो शुद्धिकरण हेतु है, शुद्धिकरण हेतु भाषा प्रयोगशाला की जाती है, जिससे बच्चे क्या है उच्चारण में उनके शुद्धिकरण हो, शुद्ध उच्चारण कर सके, इसलिए बच्चों की प्रयोगशाला विधि मानी जाती है शुद्ध उच्चारण के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए? मौन वाचन पुस्तकालय में नहीं होना चाहिए, वाचनालय में नहीं होना चाहिए, विद्यालय में नहीं होना चाहिए, या अभिनंदन सभा में नहीं होना चाहिए। तो मौन वाचन की जब भी बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मौन वाचन कहाँ नहीं होना चाहिए? तो आपके क्या है, देखिए पुस्तकालय में मौन वाचन होगा, वाचनालय में होगा, विद्यालय में, लेकिन अभिनंदन सभा में मौन वाचन नहीं हो सकता, क्योंकि अभिनंदन में बोलचाल है, एक दूसरे से वार्तालाप करना, हंसना बोलना, वो अभिनंदन सभा होती है, तो वहाँ पर मौन वाचन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निरंतर मौन वाचन से दोष होता है? अगर आप निरंतर मौन वाचन से पढ़ रहे हैं बच्चे जो भी, तो इनमें दोष क्या होता है? निरंतर लगातार, इसमें वर्तनी दोष हो जाता है, उच्चारण संबंधी दोष होता है, सीखने में मंदता आती है, या लेखन दोष होता है। आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग जानते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर शिक्षार्थी होते हैं, मौन वाचन अगर लगातार कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे दोष क्या हो जाता है? उससे दोष होता है उच्चारण संबंधी में, क्योंकि आप बोलते नहीं। अब यहाँ पर लिखा है उच्चारण संबंधी दोष, तो ये चीज़ जब हम बोलेंगे नहीं, मन ही मन पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है, ये अगर लगातार ज़्यादा देर तक बच्चा है करता है, तो उस बच्चे में उच्चारण संबंधी दोष की संभावना रहती है। ठीक है, तो उच्चारण संबंधी दोष कब होता है? जब निरंतर बच्चा क्या है मौन वाचन करने लगता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सर्वोपरि है यहाँ पे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। एग्जाम में संभावित प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों प्रश्न है, सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित शिक्षा प्रणाली कौन है? ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। क्या वह विश्वविद्यालय पद्धति है, सैनिक पद्धति है, खेल पद्धति है, या दूरस्थ शिक्षण पद्धति है? दोस्तों सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, कही जाती है, और जो होती है दोस्तों, वह आपकी दूरस्थ शिक्षण पद्धति होती है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, समझ में आ रहे हो तो एक बार छोटा सा फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। और आज की क्लास में 15 में से आप लोगों को कितना स्कोर क्रॉस कर रहे हैं जरूर कमेंट करें। कमेंट में हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी के लिए, आप सभी लोगों का सपोर्ट के लिए, शिक्षा को सपोर्ट के लिए। और अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं, जैसे आपका आदर्श वाचन हो गया, ये भी सस्वर वाचन का प्रकार है। अनुकरण वाचन, ये भी सस्वर वाचन का प्रकार है। संवेद वाचन, ये भी सस्वर वाचन का प्रकार है। तो सस्वर वाचन के ये प्रकार हो गए 3, लेकिन जो गंभीर वाचन है यह सस्वर वाचन का प्रकार नहीं कहलाएगा। क्या है? गंभीर वाचन, तो यह सस्वर वाचन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, साखी अभिक्रमिक अन्वेषण को क्या कहते हैं? जो साखी अभिक्रमिक अन्वेषण होता है उसको रेखीय अन्वेषण कहते हैं, बाह्य अन्वेषण कहते हैं, ऊपरी अन्वेषण कहते हैं, या आपकी आंतरिक अन्वेषण बोलते हैं। तो साखी अभिक्रमित अन्वेषण को क्या बोला जाता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। साखी अभिक्रमिक अन्वेषण को क्या कहते हैं? आंतरिक अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, साखी अभिक्रमिक अन्वेषण क्या कहते हैं? आंतरिक अन्वेषण कहा जाता है, क्योंकि शाखा के अगर कोई भी चीज़ है, रस है, हम जानते हैं रस कितने हैं भैया, यहाँ पे बताएंगे विभत्स रस हो गया, वीर रस हो गया, ठीक है, भयानक रस हो गया, शांत रस हो गया, ठीक है, वात्सल रस हो गया, ये सारी, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, साखी अभिक्रमिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आंतरिक अन्वेषण कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति का साधन पूछा जा रहा है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम है। एक बार शिक्षा को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वाकई में सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी होती है वह 0 से शिखर लेवल तक होती है। अगर 0 से शिखर लेवल तक पहुँचना है, सिलेक्शन के मार्ग तक पहुँचना है, तो एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या है? पत्र लेखन देखिए लिखित अभिव्यक्ति का साधन होता है। निबंध लेखन भी आपका लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। नाट्य लेखन भी आपके लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। भैया लिखित यानी लेखन, आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में लेखन दिया हुआ है।
लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो वाद विवाद दिया है, वाद विवाद यानी कि बोलना, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना, तो ये आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन नहीं माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और राष्ट्रहित में शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं तो जरूर आप लोगों का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को दोस्तों, बहुत ही बड़ा आप लोगों का सपोर्ट है, स्नेह है, बस ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जब शिक्षा को सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। क्योंकि शिक्षक का जो सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा अव्वल नंबर 1 में होता है। तो आप सभी शिक्षकों को नमन है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि देखो और कहो विधि जो है सिखाती है। देखो और कहो विधि क्या सिखाती है? ससुर वाचन सिखाती है, मौन वाचन सिखाती है, कहानी वाचन सिखाती है, या आपकी लेखन सिखाती है? तो देखो और जो कहो विधि है वह क्या सिखाती है? वह ससुर वाचन सिखाती है, यानी जो देखो वो कहो। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे ससुर वाचन लिखा हुआ है। जब हमने पहले देखा, हमारी आंख पर फोकस पड़ा कि भैया ये ससुर वाचन लिखा हुआ है, फिर हमने क्या यहाँ पे बोला, यानी कहा कि ससुर वाचन। तो देखो और कहो विधि क्या सिखाती है? एक ससुर वाचन सिखाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? हम और आप जो अधिकांश वाचन करते हैं या बोलते हैं तो किस रूप में होता है? मौन वाचन में होता है, ससुर वाचन में होता है, अनुकरण वाचन में होता है, या उपरोक्त सभी में होता है? तो हमारा अधिकांश जो वाचन होता है किस रूप में होता है? सभी लोग बताएंगे। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न के जवाब अगर जो कोई करता है भैया, सिलेक्शन नहीं, इस प्रश्न के जवाब हासिल करने वाले, उत्तर सही उत्तर देने वाले सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करते हैं। तो हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे नीचे, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारा अधिकांश जो वाचन किस रूप में होता है। तो मौन वाचन में होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे उपरोक्त सभी में करते हैं। ठीक है, तो अधिक, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश पूछा गया है। ठीक है, तो अधिकांश आपका देखिए एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी अगर ये पूछा जाए कि महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिकांश हो, सबसे ज़्यादा, तो वह एक ही पॉइंट होगा, सभी नहीं हो सकते ज़्यादातर कंडीशन में। ठीक है, तो अधिकांश क्या हो जाएगा? मौन वाचन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपिडायस्कोप उपकरण काम आता है। जो आपका एपिडायस्कोप उपकरण है, ये चित्रों को बड़े आकार दिखाने में काम आता है, चित्रों को समान आकार दिखाने में काम आता है, चित्रों को छोटे आकार दिखाने में काम आता है, या फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में काम आता है? तो एपिडायस्कोप उपकरण किस काम में आता है? तो यह किसी और काम में नहीं, केवल एक ही काम में आता है, चित्रों को बड़े आकार दिखाने में। अगर कोई चित्र छोटा है, इसको बड़े आकार में दिखाना हो बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, तो एपिडायस का उपयोग है शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका इसका उपयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट क्लास का प्रश्न है, और यहीं से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, और शब्दों का हेर फेर रहता है, आपकी भाषा बदल सकती है, लेकिन उत्तर जो रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, यही रहेगा। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? आपके दृश्य में आएगा, श्रव्य में आएगा, या दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाएगा, या इन सभी में आएगा? तो बुलेटिन बोर्ड दोस्तों आपके एक दृश्य में आता है। बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, केवल दिखाई देता है, और वहाँ पे अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक क्या उसके माध्यम से बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपके लिए होमवर्क में है, और इसका जो आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपके लिए होमवर्क में यह क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री के कितने भाग होते हैं? 1 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 3 होते हैं, या 4 भाग होते हैं? तो शिक्षण सहायक सामग्री के कितने भाग होते हैं? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। देखते हैं भैया किसका किसका जवाब आ रहा है, किसकी किसकी तैयारी किस लेवल तक हो रही है। क्या सिलेक्शन की तैयारी आप लोग वाकई में दिल से कर रहे हैं? तो जवाब जरूर आना चाहिए। सही और गलत ये मायने रखता कि आपके अंदर जो हौसला है वो बताने का। ठीक है, अपने अंदर छिपाना नहीं, जो भी आप बोले सही हो बिल्कुल कमेंट करें, बेफिक्र कमेंट करें, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। तो शिक्षण सहायक सामग्री कितने भाग होते हैं आप लोगों को कमेंट करना है। तो बस दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, मेरे सभी भाभी, अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद करता हूं दिल से, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, सदस्यता हासिल कर ली है, इस परिवार का हिस्सा बन लिया है। ये परिवार को बड़ा करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता के लिए और आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोपरि है वो सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। पीडीएफ फाइल नोट्स सभी लोगों को पता है टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे जितनी भी अभी तक क्लासेज हुई सभी की पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे पास पिछले
देखो क्लास में इतना टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है 2 से 3 घंटे एक वीडियो बनाने में लगता है। तो 3 घंटे हम वीडियो बनाते हैं, 2-3 वीडियो समझ लेते हैं, 10 से 12 घंटा हमारा जो वर्क है टाइम है आपके आपके साथ ही जाता है। तो देखिए पुराने पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में है ये कि जो आने वाली पीडीएफ होती क्लासेस उनकी ही मिल पाएगी, पिछले हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो टीम भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। बस आप लोगों सपोर्ट करते रहिए, शिक्षा को सपोर्ट करते रहिए। और हम शिक्षा की पूजा करते हैं, और जब शिक्षा की पूजा करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।